चलिए वेलकम बैक। एक बार पुनः लंबे अंतराल के बाद हम उपस्थित होते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि कक्षा छठवीं के विज्ञान विषय से प्रकाश है ना। तो प्रकाश के संबंध में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी जानकारियां जो है इसके अंदर समाई हुई हैं। तो हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश क्या है ना। तो जब हम किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो हमारी आंख खुली होने के बाद भी कमरे में रखी हुई वस्तुएं जो है हमको दिखाई नहीं देती हैं, है ना। लेकिन जब हम वहां जाकर के बल्ब को जलाते हैं, या जैसे मान लीजिए टार्च जलाते हैं या लालटेन जलाते हैं, तो वहां रखी सारी वस्तुएं जो है हमको दिखाई देने लग जाती हैं, है ना। वस्तुओं को देख पाने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम समझ जाते हैं कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है ना। और उन वस्तुओं को हम कब देख पाते हैं? जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में पहुंचती है ना, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं? प्रकाश का स्रोत मतलब जहां से प्रकाश उत्पन्न होती है और हमको मिलती है। तो प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। चाहे वस्तु कोई सा भी रहे, जिसमें से प्रकाश निकलती है वह प्रकाश का स्रोत कहा जाएगा। प्रकृति से मिलने वाले प्रकाश स्रोतों को प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, है ना। तथा मानव द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोतों को मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। अब इस प्रकार से हमारे सामने दो प्रकार के स्रोत दिखाई दे रहे हैं। एक होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत, है ना। आइए अब हम पता करें कि प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से मिलता है ना। उसको यहाँ पर हम लोग सारणी में देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि प्राकृतिक स्रोत जो हमको प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, जैसे कि सूर्य है ना, और जुगनू है ना, और बहुत सारे तारे हैं। कृत्रिम स्रोत में जैसे कि लालटेन है, मोमबत्ती है ना, और मोमबत्ती है और बल्ब है ना। तो इस प्रकार के कृत्रिम स्रोत होते हैं जिसको कि मानव द्वारा बनाया गया है और जिसके द्वारा हम प्रकाश प्राप्त करते हैं। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना। आमतौर पर हम यही जानते हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है, और जब कभी भी कोई सुरंग होती है जिसमें से मान लीजिए वह टेढ़ी है, तो हमको प्रकाश दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार यहाँ पर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जब हम किसी टेबल पर मोमबत्ती को जला करके रख देते हैं और उसे एक सीधी पाइप के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं, तब मोमबत्ती की लौ हमको पूर्ण रूप से दिखाई देने लगती है। लेकिन जब इस प्रकार से नली को थोड़ा सा मोड़ देते हैं, तब हमको प्रकाश दिखना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है, इसलिए हमको सीधी पाइप में दिखाई देती है, और हम थोड़ा सा भी पाइप को ऐसे मोड़ देते हैं तो प्रकाश जो है यहाँ से मुड़ करके ऐसे नहीं जा सकती, जिसके कारण यह प्रकाश हमको दिखाई नहीं देती है। चलिए देखते हैं एक दूसरा उदाहरण के तौर पर। पहले हम 3 ठो माचिस का डिबिया लेते हैं, है ना, और उसके अंदर जो ट्रे होता है उसको बाहर निकाल करके ठीक बराबर में 3 छेद करते हैं। मतलब एक एक ट्रे में एक एक ठो छेद करते हैं। इस प्रकार उन ट्रे को पुनः माचिस में खोखा में उसका डाल देते हैं। देखिए इस प्रकार से, है ना। ये तीनों जो है एक सीध में है, और इधर मोमबत्ती को जला करके टेबल में रख देते हैं और इस उपकरण को उसके सामने रखते हैं, और इधर से उसके दूसरे छोर से हम उसको देखने का प्रयास करते हैं, है ना। अब ये तीनों माचिस की डिबिया में जो छेद है वह एक सीधी में रहते हैं, तब तक ये मोमबत्ती का लौ हमको दिखाई देता है। लेकिन अगर उसमें से किसी एक भी माचिस के ट्रे को ऊपर या नीचे कर देते हैं, मतलब ये उसके जो छेद का सीधा है उसको बिगाड़ देते हैं, तब ये हमको दिखना बंद हो जाता है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है ना।
अब हम देखेंगे छाया का बनना। छाया कब बनती है, कैसे बनती है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, टार्च जला करके दीवार पर प्रकाश डालिए, है ना। जब टार्च जो है जलाते हैं, उसका प्रकाश दीवार पर पड़ता है ना, और उस रास्ते पर किसी ठोस वस्तु को रख देते हैं, तब जिस प्रकार की ठोस वस्तु को उसके रास्ते में रखते हैं, हमको दीवार पर उसी के आकार की, आकृति की छाया जो है, छाया चित्र जो है हमको दिखाई पड़ता है। अर्थात ये कहें कि यदि प्रकाश की किरणों के पथ में, उसके रास्ते में, है ना, कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दें तो प्रकाश की किरणें वहाँ रुक जाती है ना। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि अगर हम किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश के किरण के रास्ते पर रख दें तो वहाँ पर प्रकाश जा कर के रुक जाती है, वहाँ पार नहीं हो सकती। और उसके दूसरे तरफ, है ना, प्रकाश जो वस्तु है उसके पीछे तरफ नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण वहाँ पर एक अप्रकाशित क्षेत्र बन जाता है। और वह प्रकाशित क्षेत्र कैसे बनता है? सेम टू सेम वस्तु के जैसे। इस क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं, है ना। उसी क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, विभिन्न आकृति के जो है हाथ से बना करके आकृतियाँ बनाई गई हैं, और उसका जो छाया है वह किसी न किसी जीव की आकृति जैसे दिखाई दे रहा है, किसी न किसी जंतु की आकृति जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए हमको एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती या दिया जलाकर बैठना होगा, है ना, और फिर हाथों को इन्हीं आकृतियों के जैसे, अगर हम इससे भिन्न अगर बना सकते हैं तो और अच्छी बात है। विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाने का प्रयास करें और छाया को किसी सफ़ेद दीवार पर या पर्दे पर प्राप्त करने का भी प्रयास करें। अब हम वहाँ पर देखेंगे, अपने मित्र से छाया से बनी विभिन्न आकृतियों को पहचानने के लिए कहें, है ना। तो छाया के इस खेल को रोचक बनाने के लिए हम अपने मुंह से उस संबंधित जानवर का आवाज़ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्या बना हुआ है, बकरी। तो बकरी जैसे बोलती है उसी प्रकार से बकरी जैसे हमको भी मिमियाना है। यहाँ पर देख लीजिए, चिड़िया जैसे दिख रहा है ना। तो चिड़िया जैसे बहुत सारे चिड़िया होते हैं, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, उस प्रकार की आवाज़ जो है हम लोग निकालें। यहाँ देख लीजिए, ऊँट जैसे दिख रहा है ये, है ना। तो ऊँट जैसे हम लोग आवाज़ करें। यहाँ पर हिरण जैसे दिख रहा है, इसकी आकृति, हिरण जैसे आवाज़ करें, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम लोग हाथ की आकृति बनाकर उसकी आवाज़ जो है अपने मुंह से निकालें तो ये दृश्य जो है और रोचक हो जाएगा। अब हम थोड़ी और जो है इसके बारे में काम करते हैं, है ना। तो अपने स्कूल या घर के पास खुली जगह में, जहाँ पर सूरज की रोशनी दिन भर पड़ती रहे, एक छड़ को जो है सुबह 8 बजे सीधा गाड़ दें, ठीक है। ज़मीन पर जहाँ छड़ की छाया ख़त्म होती है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे और उसको फिर मापक फीते की सहायता से नापेंगे। कहाँ से? आधार से। आधार से उस छाया के अंतिम सिरे की दूरी जो है एक मापक फीता की सहायता से मापेंगे। अब इसको पुनः जो है दोपहर 12 बजे और फिर दोपहर 2 बजे और शाम को 5 बजे भी निशान लगाकर वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो सुबह 8 बजे अपनाए थे। उसके आधार से जहाँ पर हमने इस प्रकार से उसको गाड़ा हुआ है और वहीं से उसके छाया को जो है नापना है ना। उसके बाद में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस समय छाया जो है सबसे लंबी होती है और किस समय छाया सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 8 बजे, 12 बजे, 2 बजे और 5 बजे हैं, तो हम एक अनुमानतः रोज़ के रोज़ जो है 8 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 5 बजे धूप को और धूप में बनने वाली छाया को देखते हैं। तो एक अनुमान पर हम लगा सकते हैं कि छाया की लंबाई सबसे अधिक किस समय होगी। तो किस समय होगी? छाया की लंबाई सबसे अधिक 5 बजे होगी, क्योंकि 5 बजे सूर्य जो है सूर्यास्त होने के लिए क्षितिज में पहुंचा रहता है। क्षितिज किसको कहते हैं? क्षितिज वह स्थान होता है, वह एरिया होता है जहां पर आसमान और धरती जो है आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस जगह को
क्षितिज कहते हैं, है ना। तो उस समय उस छड़ की लंबाई, छाया की लंबाई सबसे लंबी होगी। और सबसे छोटी कब होगी? जब वह हमारे सिर के ऊपर होगी। तो लगभग 12 बजे के आसपास वह हमारे ठीक सिर के ऊपर में होता है, तो उस छड़ के आधार में ही उसकी छाया होगी। तो छाया की लंबाई और स्थिति किस पर निर्भर करती है? सूर्य की स्थिति पर, है ना। सूर्य की स्थिति पर निर्भर करती है। सूर्य जो है किसी स्थिति में रहेगी, उस स्थिति में उसकी छाया की लंबाई। अब हम चलते हैं प्रच्छाया और उपछाया। मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत लेते हैं, है ना, तथा वस्तु भी लेते हैं जिसको हम लोग ए बी से चिन्हित करते हैं, है ना, और एक पर्दा भी पी लेते हैं, ठीक है। अब हम पर्दे के सीडी भाग में प्रकाश की कोई भी किरण नहीं पहुंच पाती, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, जब वस्तु ए बी को प्रकाश स्रोत ओ और पर्दे पी के बीच में रखा गया है ना। यहाँ पर देख लीजिए, पहले दिखा देता हूँ, ये है ना, ये प्रकाश स्रोत है बड़ा सा, ये वस्तु है प्रकाश स्रोत वस्तु ए बी, और ये पर्दा है ई और डी, ये सॉरी सी और डी, ये यहाँ से, हालांकि पर्दा यहाँ से है ना, ये सी और डी तो ये है, अब पी पर्दा लिखा हुआ है, तो ई जो है पर्दा है। यहाँ से प्रकाश स्रोत जब हम लोग इसमें प्रकाश डालते हैं तो वस्तु की छाया देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी डी में जो ज़्यादा घना दिख रहा है ना, यहाँ पर कोई भी प्रकाश नहीं पहुँच पाता, ठीक है। और ए ई और सी, और इधर एफ और डी मान ले, है ना, ई है तो इधर एफ मान लेते हैं, एफ और डी, यहाँ पर प्रकाश की कुछ भाग जो है पहुंच जाता है और वह वहाँ पर धुंधली दिखाई देती है। चलिए इसका अवलोकन कर लेते हैं। तो पर्दे के सीडी भाग में प्रकाश की कोई भी किरण नहीं पहुंचती। जो वस्तु जो रखा हुआ है उसके ठीक सीधा में सी और डी लिखा हुआ है, वहाँ पर प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंचती है, इसलिए इस भाग में पूरा अंधेरा होता है ना। वहाँ पर पूर्ण रूप से अंधेरा होता है क्योंकि प्रकाश की किरण वहाँ नहीं पहुँचती है। इसे वस्तु की पूर्ण छाया या प्रच्छाया कहते हैं। उसी को वस्तु की प्रच्छाया कहते हैं क्योंकि प्रकाश जो है वहाँ पर नहीं पहुँचता, पूर्ण अंधकार छाया रहता है। परंतु सी ई और डी एफ भाग में प्रकाश की कुछ किरणें पहुँच जाती हैं, इसलिए इन भागों में धुंधली सी छाया बनती है। इन भागों को उपछाया कहते हैं। देखिए, जैसे कि मैं पहले बताया, ई और सी, डी और एफ, यहाँ पर प्रकाश की कुछ जो है मात्रा पहुँच जाती है, जिसके कारण ये धुंधला दिखाई देता है ना। इसलिए इसको उपछाया कहते हैं और ये प्रच्छाया होती है। समझ में आ गया? चलो, अच्छी बात। अब चलते हैं ग्रहण की ओर। मूल रूप से हमारे दादा परदादा लोग हमको कहानी सुनाया करते थे पहले, आज भी सुनाते होंगे आप लोगों को, है ना। और हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में भी इसका उल्लेख है। ग्रहण के संबंध में कहा जाता है, एक मान्यता थी कि दो भाई राहु और केतु हुआ करते थे, जिन्होंने उगते हुए सूर्य को देखा। बहुत ही लालिमा लिए हुए था और बहुत सुंदर वह दिख रहा था। अब ये दोनों भाई अवसरवादी थे और उन्होंने सोचा कि यह जो फल जो दिखाई दे रहा है ना, उसको खाने में बहुत मज़ा आया था। अब इस प्रकार सोचकर ये दोनों भाई जो है उसको खाने चले गए। अब ये जो है, एक सूर्य को निगला और दूसरा चांद को निगला, है ना। अब जैसे ही ये लोग सूर्य और चांद को पकड़ करके निगले तो पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। अब चूंकि सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है, उसको निगल लेंगे तो पूरी सृष्टि में अंधकार छाएगा ही, ये तो अकाट्य सत्य है ना। तब अंधकार छाया, तब पूरे जनमानस में, देवलोक में पूरा हाहाकार मच गया और देवता लोग सोचे कि अगर इस प्रकार से रहा तो सारी सृष्टि जो है, सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ये सोच करके इन्होंने भगवान विष्णु के पास गए और वहाँ जा कर के उसका आराधना किए कि अभी अभी जो है राहु और केतु दोनों भाई जो है सूर्य और चांद को निगल लिए हैं, तो उससे हमारी रक्षा की जाए और पृथ्वी को अंधकारमय से प्रकाशमय किया जाए। तब भगवान विष्णु ने
अपने सुदर्शन से इन दोनों भाई के गला को काट कर सूर्य और चांद को मुक्त कराया था। ये एक कहानी है, पुराणों में वर्णित है, और हमारे जो पूर्वज हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग, दादा परदादा लोग, वो हमको इस प्रकार की कहानियाँ सुनाया करते हैं। तो यह एक कहानी मात्र है जिसको सुन करके मज़ा लिया जा सकता है। इसमें रति मात्र भी सच्चाई नहीं है। यह बिल्कुल असत्य कथन है कि इस प्रकार के दो भाई राहु और केतु हुआ करते थे और इसको जो है सूर्य को निगल लिए थे। यह बिल्कुल ही असत्य कथन है। और ग्रहण की जो घटना है यह एक प्राकृतिक घटना है ना। और अभी तक हम देखें कि किसी अपारदर्शी वस्तु का प्रकाश के मार्ग में आने से उसकी छाया बनती है, तो यह भी छाया बनने के सिद्धांत पर ही आधारित है। और ग्रहण जो होता है यह छाया के बनने के कारण ही संभव हो पाता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि ग्रहण जो है किस प्रकार से होती है। निश्चित रूप से हम लोग ग्रहण के संबंध में जानते हैं, सुने हैं और देखे भी होंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, इसके बारे में हम लोग अभी 2 मिनट में बताते हैं। हम प्रतिदिन पृथ्वी के तल पर कई वस्तुओं की छाया बनते देखते हैं। अभी तक हम लोग जितना भी छाया प्रछाया है ना अध्ययन किए हैं, तो प्रतिदिन जो है हम लोग छाया को बनते हुए देखते हैं। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की भी छाया अंतरिक्ष में बनती है ना। अंतरिक्ष हालांकि हमसे बहुत दूर होने के कारण उनकी छाया हम तक नहीं पहुंच पाती, और जिस दिन पहुंचती है उसी दिन को हम लोग ग्रहण कहते हैं, है ना। तो ये छाया जो है रोज के रोज बनती रहती है ना। तो इसको हम लोग कभी कभार जो है देख पाते हैं जिस दिन ग्रहण होता है। ठीक है, छाया को देखना तभी संभव होता है जब वह किसी सतह पर पड़े, है ना। अगर सतह पर छाया नहीं पड़ेगी तो हम उसको कैसे देख पाएंगे। बहुत ऊंचाई पर मान लीजिए कोई चिड़िया उड़ रही है, तो उसकी छाया जो है हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी या हम नहीं देख पाएंगे, तो उसकी सतह पर दिखाई नहीं देगी, तो हम उस चिड़िया की छाया को पृथ्वी की सतह पर नहीं देख पाएंगे। कब देख पाएंगे, जब वह पर्याप्त ऊंचाई पर रहेगी, तब जो है हम उसकी छाया को देख पाएंगे, है ना। तो और उपछाया भी पृथ्वी की सतह तक नहीं आती, जो बहुत ऊपर में रहता है उसका, है ना। जबकि कम ऊंचाई पर उड़ती हुई चिड़ियों की छाया पृथ्वी की सतह पर देखी जा सकती है, क्योंकि उसकी छाया जो है यहाँ पर पड़ती है, तब हम उसको देख पाते हैं। अब देखिए, ये पूर्णिमा की रात होती है। पूर्णिमा मतलब चांद जो है पूर्ण रूप से गोल हुआ करती है, तो उसी को पूर्णिमा की रात कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, मान लीजिए ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, उसके बीच में ये पृथ्वी होती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, कभी कभी जब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक सरल रेखा में होते हैं, एक सीधा में होते हैं। देखिए ये एक सीधा में है, ये बीच वाला जो डॉट दिया हुआ है, बीच वाला लकीर जो दिया हुआ है, ये उसी सरल रेखा को ही दिखा रहा है ना। तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सरल रेखा पर, एक सीधी रेखा पर होते हैं, और सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है ना, तब चंद्रमा सूर्य द्वारा बनी पृथ्वी की प्रछाया में से होकर गुजरता है ना। जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, कहने का मतलब ये है कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ती है, और अगर मान लीजिए उसी समय चंद्रमा उस छाया के एरिया में आ जाती है, तो यह हमको दिखाई नहीं देती है। यानी ये कहें कि सूर्य के द्वारा बनी पृथ्वी की प्रछाया, मतलब सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर पड़ रही है, तो इधर प्रछाया ही बनेगा, उसका छाया ही बनेगा। और मान लीजिए उसी में चंद्रमा गुजरती है, तो इस स्थिति में पृथ्वी के किसी भी हिस्से से चंद्रमा का वह भाग दिखाई नहीं देता जो पृथ्वी की प्रछाया में होता है ना। जितना भाग पृथ्वी की प्रछाया में होगा, उतना भाग जो है पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा। तो इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। समझ गए जी? ठीक, अच्छी बात। अब कभी कभी जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की प्रछाया में होकर जाता है, तब इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं।
है ना। इस पूर्ण चंद्र ग्रहण कभी कभी होता है, कभी कभी होता है और हमेशा नहीं होता है। और जब चंद्रमा का कुछ हिस्सा पृथ्वी की परछाया में से होकर जाता है तब यह खंड चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक है, आधा छाया में पड़ा तो आधा अर्ध चंद्र ग्रहण या खंड चंद्र ग्रहण होगा, है ना। अब अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होती है ना। देखिए ठीक उसका उल्टा। अब देखिए यहाँ पर ये तो फिक्स है, अपनी जगह पर स्थिर रहता है, सूर्य कभी इधर उधर जाता नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जबकि सूर्य जो है एक जगह स्थिर है ना। इस स्थिति में इन दोनों के स्थान में परिवर्तन होता है। जब कभी अमावस्या की रात को चंद्रमा पृथ्वी के स्थान पर आ जाती है, पृथ्वी चंद्रमा के स्थान पर चले, मतलब कहने का ये है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है ना। और पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। कौन दिखाई नहीं देता है? चंद्रमा दिखाई नहीं देता, सूर्य दिखाई नहीं देता है, सूर्य दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के द्वारा रोक लिया जाता है और चंद्रमा का छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो सूर्य का वह भाग जो चंद्रमा के द्वारा रोक लिया जाता है दिखाई नहीं देता है ना। लिखा है स्पष्ट, कभी कभी जब तीनों के केंद्र एक ही तल पर सीधी रेखा में होते हैं तब चंद्रमा द्वारा सूर्य का कुछ हिस्सा ढक लिए जाने के कारण, है ना, चंद्रमा के द्वारा, यहाँ पर देखिए, चंद्रमा के द्वारा सूर्य का कुछ हिस्सा, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, बीच में चंद्रमा है। अब इस चंद्रमा के द्वारा सूर्य के कुछ हिस्सा को ढक लिए जाने के कारण पृथ्वी से सूर्य का वह हिस्सा दिखाई नहीं देता जिस हिस्सा को चांद ने ढक लिया है ना। तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। मतलब जिसकी जो हिस्सा हमको दिखाई नहीं देता है उसी का ग्रहण होता है। अब देखते हैं पृथ्वी का वह क्षेत्र जो चंद्रमा की प्रच्छाया में आता है, ये पृथ्वी है, इसका क्षेत्र जो चंद्रमा की प्रच्छाया में आता है और जहाँ चंद्रमा द्वारा सूर्य को पूरी तरह ढक लिया जाता है ना, इसके द्वारा, मतलब कहने का ये है कि सूर्य का पूरा प्रकाश को चंद्रमा रोक देता है, मतलब इसका कोई भी हिस्सा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, वहां पर पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। वह क्षेत्र जहां आंशिक रूप से दिखाई देता है वहां खंड सूर्य ग्रहण होता है। समझ गए? अब की बात मत कहना कि राहु और केतु जो है सूर्य और चंद्रमा को निगल लिए थे। ठीक है जी, चलो अच्छी बात। अब जब कभी खंड या पूर्ण सूर्य ग्रहण हो तो उसे आप उचित दृश्य सामग्री का उपयोग कर अवश्य देखें। इसको खुली आंख से नहीं देखना है, क्योंकि इस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होने के कारण उसका जो डिस्टेंस है अन्य दिनों की अपेक्षा पास हो जाती है, डिस्टेंस कम हो जाती है, दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण सूर्य से निकलने वाली परावैगनी किरणें हमारे कोमल अंग आँख को नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। इसलिए इसको खुली आंखों से देखना खतरनाक होता है। इसको देखने के लिए किसी पर्दे या दीवार पर बने सूर्य के प्रतिबिंब की सहायता से सूर्य ग्रहण को देखना सदैव सुरक्षित होता है। इसके लिए एक पुट्ठे पर बारीक गोल छिद्र बनाइए, छोटा सा छेद कर दीजिए पुट्ठा में। अब इसे सूर्य की किरणों के लंबवत रखते हुए सूर्य की ओर पीट करके दीवार पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। इसे दूरदर्शन के सीधे प्रसारण द्वारा भी देख सकते हैं। और हमारे इधर तो देखिए बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम लोग उसको देख सकते हैं। पारंपरिक उपकरण, है ना, जैसे अपन थाली में पानी लेके निकल गए, है ना, या तसला में पानी लेके आंगन में रख दिए और पानी के माध्यम से सूर्य को देखो, ग्रहण को देखो। ठीक है, अब हम चलते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। किसका परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन मतलब लौटना, परावर्तित होना, उधर ही लौट जाना, जिस दिशा से आया उधर ही लौट जाना। आप जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। क्या हम प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं? कि नहीं कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं। आप लोग ऐसा करते भी हैं। कब करते हैं? जब किसी को मजा लेना रहता है तो दर्पण को लेकर के आप प्रकाश में खड़े हो जाते हो और उसका फोकस सीधा घर के अंदर डाल देते हो, तो उसकी दिशा में परिवर्तन किया गया कि नहीं किया गया?
है ना। प्रकाश की दिशा में परिवर्तन के कारण ही हम अपना चेहरा दर्पण में देख पाते हैं। ठीक है। जब कभी भी दर्पण की सतह चमकदार सतह पर प्रकाश पड़ती है तो वह उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। होती है कि नहीं होती है जी? ऐसा करके भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। जिस तरफ से सूर्य रहता है उधर ही दर्पण को पकड़ के सामने करके खड़े हो जाते हैं और उसमें पड़ने वाली प्रकाश को हम जिधर मन चाहे उधर परिवर्तित कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, है ना। अतः हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराता है तो प्रकाश की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सोचिए, स्थिर जल में आप अपना चेहरा क्यों देख पाते हैं, है ना। स्थिर जल जो है हिलता डुलता नहीं रहता है, वहां पर हम अपना चेहरा को क्यों देख पाते हैं? जल की सतह भी दर्पण की भांति कार्य कर सकती है तथा प्रकाश के मार्ग को बदल सकती है। ठीक है। चलिए हम लोग एक छोटा सा क्रियाकलाप देखते हैं। एक समतल दर्पण लीजिए, उसके कांच में काले रंग के ऐसे पेपर से ढक दीजिए। एक पट्टी इतना बड़ा पट्टी, है ना, कांच दर्पण की पट्टी, उसमें काले पेपर जैसे कार्बन पेपर उसको लपेट के चिपका देना है, जिसमें से 3 झिर्रियाँ बनी हो, है ना। उसमें काट के 3 झिर्री बनाएंगे। ठीक है। अब एक सफ़ेद कागज को लेकर, जैसे देख लीजिए यहाँ पर झिर्री बना हुआ है, ये देख, इस प्रकार से सफ़ेद काला कागज को दर्पण पट्टी इसमें लपेट देंगे और एक उसमें 3 झिर्री ऐसे बना देंगे। अब हम सफ़ेद कागज को इस प्रकार से रखेंगे, है ना, और एक और दर्पण ले लेंगे, दर्पण की पट्टी। अब जिधर से प्रकाश आता रहेगा उस तरफ को सामने करके झिर्री वाले दर्पण को पकड़ के खड़े हो जाएंगे सफ़ेद कागज में। अब यहाँ से जो प्रकाश है, इधर प्रकाश का स्रोत है, ये प्रकाश जो है इधर जाएगी और फिर यहाँ से परावर्तित होगी, है ना। तो इसकी जो रेखा है वह सफ़ेद कागज में स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देगा, है ना। उसके बाद एक और दर्पण को यहाँ लेकर के खड़े हो जाएंगे तो यहाँ से जो प्रकाश परिवर्तित होगी वह भी स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम प्रकाश को परावर्तित होते हुए स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलो अच्छी बात। तो आज तो बस इतना ही। प्रकाश जो है संपन्न होता है, प्रकाश का परावर्तन भी खत्म हो गया, प्रकाश ग्रहण भी हम लोग देख चुके, है ना। तो चलिए ठीक है, फिर आप अगली बार जो है हम लोग एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। चलिए ठीक।